हाँ जी, नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कल के सेशन में हमने महिला एवं बाल अपराध के संदर्भ में जाना था, जो राजस्थान पुलिस के लिए 10 प्रश्न लेकर 5 नंबर का वेटेज रखता है, उसके बारे में हमने जाना था। दोस्तों, मैंने कल के सेशन में आपको बता चुका था कि महिला एवं बाल अपराध में आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। अपराध, ठीक है ना। कल हमने जाना अपराध की डेफिनेशन के बारे में। अपराध क्या होता है? किसी भी नियम का उल्लंघन करना अपराध होता है, चाहे धार्मिक अपराध हो, चाहे कानूनी नियमों का उल्लंघन करना हो, चाहे सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना हो, क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। भारत में अपराध पर नजर कौन रखता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986। वर्तमान सदस्य रामफल पवार, इससे पहले आर रंजन इसके क्या थे? प्रमुख अध्यक्ष थे आरसीबी के, ओके, एनसीआरबी के, सॉरी। तो इसके बाद हमने एनसीआरबी के बारे में जान लिया था, आईपीसी की एक्टों के बारे में जान लिया था। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, और इंडियन पेनल कोड का पहला नियम बना 1834 में, मैकाले के समय। उसके बाद 1857 स्वतंत्रता के बाद, क्रांति के बाद, जब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था, तब हमारे यहाँ पर भारत का प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया गया, और जिसके प्रथम अध्यक्ष मैकाले, अन्य 4 सदस्य थे। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी इंडियन पेनल कोड की क्या हुई थी? स्थापना हो गई थी 6 अक्टूबर 1860 को, जबकि जनवरी 1862 को यह लागू हो गया था पूरे भारत में। तो दोस्तों, हमने आईपीसी अपराध के बारे में जान लिया था, महिला एवं बाल अपराध की कुछ डेफिनेशनें जानी थी। हमने कल के सेशन में पहला पॉइंट पढ़ा था, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 के संदर्भ में हम कल जान रहे थे, क्योंकि मोस्ट यूनिट से, अगर इस यूनिट से ये पॉइंट आता है तो आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न लेकर ये बैठा है। इसीलिए सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको सह संदर्भ बता रहा हूँ। कार्यस्थल पर महिला से लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण। कल मैंने बताया कि कार्यस्थल क्या होता है? कम से कम 10 व्यक्ति या 10 क्या होने चाहिए? कर्मचारी होने चाहिए। वहां पर 10 से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? कार्यस्थल कहलाएगा। इस पर कौन सी, इसका उल्लेख कौन सी धारा में? धारा 8 में, 2 अणा में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पूछ लेता है, आप ये मत सोचना कि ये धारा वारा नहीं पूछेगा, कठिन शब्द पूछेगा जब ऐसे ही पूछेगा। इसका उल्लेख धारा 2 अणा में मिलता है कार्यस्थल की डेफिनेशन के संदर्भ में। दूसरे पॉइंटों पर हमने बात की थी। चलो, किसी महिला से कार्यस्थल पर अगर उत्पीड़न होता है तो उसके लिए हमने क्या क्या प्रावधान किए थे, क्या इंडियन पिनल कोड में थे। तो हमने बात की थी कि इसकी परिभाषा किस में मिलती है? धारा 2 टा में। धारा 2 टा क्या कहती है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को लज्जित करना, चाहे वो लज्जित के भी प्रकार है। इसमें एक्ट ऑफ पॉइंट है, शब्दपूर्ण लज्जित किया, कोई कमेंट गलत कर दिया आपने, या भावनात्मक लज्जित किया, या धार्मिक रूप से लज्जित किया, या अर्थ प्रदान रूप से लज्जित किया, या शारीरिक रूप से लज्जित किया। ठीक है, शारीरिक रूप से लज्जित किया। तो ये किसी भी महिला द्वारा, अगर किसी भी महिला के साथ आप ऐसा करते हो तो वहां पर आपको कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 एक्ट के तहत क्या है? सजा के प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके बारे में
कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, तो हम सबसे पहले दो समितियों का गठन हुआ था, आंतरिक समिति और दूसरी थी स्थानीय समिति। आंतरिक समिति धारा 4 के तहत गठन की जाएगी और स्थानीय समिति धारा 6 के साथ गठित की जाएगी। आंतरिक समिति का जो अध्यक्ष होता है वो बीट अधिकारी होता है, बीट अधिकारी होता है, जबकि सीधी जो रिपोर्ट है किसी महिला की वो कहां जाएगी, जिला अधिकारी के पास। स्थानीय समिति में एक तो जिला अधिकारी 100% रहेगा कि कोई महिला ही जिला अधिकारी इसकी क्या करेगी, छानबीन करेगी। ब्लॉक प्रधान के बाद संस्था प्रधान रहेगा, जिस कार्यालय में महिला के साथ शोषण हुआ है, और 4 अन्य सदस्य रहेंगे। इनमें 50% महिलाओं का होना जरूरी है। तो मान लिया कि आंतरिक समिति से बात नहीं बनी, स्थानीय समिति से बात नहीं बनी थी, तो क्या क्या प्रावधान इन समितियों ने रखे थे। पहली बात तो अगर मामला छोटा है तो चेतावनी दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी, चेतावनी कि दोबारा मत करना ऐसा। दूसरा पॉइंट, जुर्माना लगा सकते हैं, और जुर्माना कितना लगेगा, 50,000 रुपये जुर्माना लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वेतन वृद्धि रोक सकते हैं, उस व्यक्ति की वेतन वृद्धि रोक सकते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। चौथा पॉइंट, नौकरी से भी निकाल सकते हैं, नौकरी से निकाला जा सकता है। क्लियर। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल इससे पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था ये पूरा चैप्टर। इसके बाद अगर इन लोगों से ये मैटर सॉल्व नहीं होता है तो मेरे भैया क्या होगा, देखिए इन लोगों से मैटर सॉल्व नहीं हुआ और महिला संतुष्ट नहीं है इनके निर्णय से, तो महिला क्या करेगी, धारा 9 के तहत संतुष्ट ना होने पर धारा 9 के तहत परिवाद दर्ज करवाएगी। परिवाद को ही केस कहते हैं और केस को ही FIR कहते हैं। ठीक है, धारा 9 के तहत परिवाद दर्ज हो गया। अब बात पहुंच गई पुलिस के पास। अब पुलिस के पास बात पहुंची तो धारा 10 का प्रावधान है, धारा 11 का प्रावधान है, धारा 12 का प्रावधान है और धारा 13 का प्रावधान है। धारा 10 क्या करती है, रिपोर्ट की जांच करती है, सॉरी रिपोर्ट लिखती है ना। और इसके बाद धारा 11 क्या करती है, रिपोर्ट की जांच के लिए अग्रेसित करती है। धारा 12 रिपोर्ट में अगर देरी होती है तो कानूनी कार्रवाई करेगी भाई उस अधिकारी पर। ठीक है, और धारा 13 के तहत रिपोर्ट पेश करना माना गया है, रिपोर्ट पेश करना माना गया है। ठीक है, और धारा 20 पूछ ले कि धारा 20 का संबंध किससे, तो नोट डाल के याद रखना है। धारा 20 के तहत जिला अधिकारी को कमेटी या समिति गठन करने का प्रावधान रखा गया है, गठन करने का प्रावधान रखा गया है। क्लियर मेरे भाई। तो इसके बाद अब पूरा मैटर पहुंच गया जज साहब के पास। ठीक है, ये कल बता दिया था पूरा। अब मैटर पहुंचा तो IPC की धाराओं के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत जज साहब क्या सुनाएंगे, उस केस का निर्णय सुनवाएंगे। पहली धारा थी 354 के तहत किसी महिला को लज्जित किया जाए, चाहे वो बलपूर्वक हो चाहे वो बाह्य अपराध पूर्वक हो, तो कौन सी धारा लगेगी मेरे भैया, 354 धारा में 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है कम से कम, और अधिक से
अधिक 5 वर्ष की सजा होगी। कोई भी गलत कमेंट करते हो, ठीक है, उस महिला की लज्जा भंग होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जुर्माना भी भरना पड़ेगा सभी सजाओं पर। नेक्स्ट हमने बात की थी, क्योंकि ये मोस्ट है इसीलिए मैं वापस इसको पूरा रिवाइज करवा दिया है, और हमने इससे पहले सेशन में जाना था धारा 354(1). धारा 354(1) क्या कहती है? धारा 354 कहती है 1 वाली कि किसी भी महिला को लज्जित करना और किसी महिला को लज्जित करना, लेकिन कैसे? अपराध पूर्वक, बलपूर्वक या किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना, जबरदस्ती किसी भी कारण, तो आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड के तहत क्या आपको सजा का प्रावधान है। इसमें 4 कॉलम अपने दिए गए। 4 कॉलम कौन कौन से दिए गए? पहला कॉलम दिया गया है, अगर किसी महिला के साथ आप शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं या उससे अग्रगामी क्रियाएं, अग्रामी क्रियाओं का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? ये कोड, ये एक्ट के प्रावधान के तहत। क्लियर? किसी भी महिला से आप शारीरिक संबंध बनाने की जबरदस्ती करते हैं तो ये लगेगा। अब आप कहोगे सर जबरदस्ती करने पर ही लग रहा है। हाँ जी, क्योंकि उसकी लज्जा भंग हो गई। क्लियर? लज्जा भंग, लज्जित हो रहा है, कोई भी फैक्ट है। जरूरी नहीं कि भाई शोषण हो जाने के बाद, शोषण हो जाने के बाद तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो शोषण, दूसरा फैक्ट क्या है? किसी महिला से मांग करना, मांग करना। अगर आप किसी को मैसेज के जरिए मांग कर रहे हो कि भाई मुझे आपसे मिलना है, या फिर और कोई भी मांग कर रहे हो, उनके इमेज की मांग कर रहे हो, या एनी ऐसी कंडीशन की आप मांग कर रहे हो जिसमें महिला लज्जित हो रही है, अगर महिला जिसमें लज्जित हो रही है तो उसमें क्या होगा? 354(1) धारा, आप किसी को मैसेज कर रहे हो या आप किसी को मिलने बुला रहे हो तो वो लज्जित होगी। तीसरा पॉइंट, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करते हो आप किसी के सामने, साहित्य का प्रदर्शन करते हो, मतलब कि भाई किसी को आपने न्यूड फोटो भेजा या किसी को आपने गलत कमेंट या किसी के फोटो पर आपने गलत तरीके से, गलत कोई भी आपने क्या किया कमेंट, तो अश्लील साहित्य का प्रदर्शन मानते हुए आपको 354(1) धारा के तहत सजा का प्रावधान है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है पीछा करना। आप किसी का पीछा कर रहे हो या किसी की तरफ ताक झांक कर रहे हो। देखो, कब तक ताक झांक मानी जाएगी? 12 सेकंड से ज्यादा आप किसी की तरफ देखते हो ना तो वो एक्ट लगेगा। ये 10 सेकंड देख लो, फिर रुक जाओ, फिर देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 12 सेकंड से आपने ज्यादा किसी को ताक झांक किया या पीछा किया, आप भाई किसी का पीछा कर रहे हो, पीछा करने के पीछे भी कारण है। अगर आप 3 दिन से ज्यादा किसी का पीछा करते हो तो चौथे दिन ये केस क्या है? 354 धारा 1 के तहत आपको सजा का प्रावधान है। क्लियर? तो नहीं करना है भाई पीछा। 354 बन के सजा के प्रावधान है, कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष। देखो छोटे छोटे मैटर हैं। अब तुम सोच रहे हो ऐसा भी होता है कि हमने तो बहुत बार ऐसा किया है, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, पीछा करना। तो ऐसी चीजों को आप मान लो किस्मत वाले हो, कोई सामने वाला बढ़िया नहीं मिला, समझदार, ठीक है, और अगर मिल जाता ना तो अब तक जेल में होते 5 वर्ष, पुलिस के पेपर नहीं दे रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने क्लास के प्रारंभ में ही कह दिया कि वैसे मैं वाणी संयम पूरा रखता हूं, लेकिन आईपीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, आईपीसी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको मैं क्लास में आपके सामने नहीं बोल सकता, तब भी कोई अगर गलती हो जाती है तो मैं भारतीय संविधान और आईपीसी पेनल कोड और मेरे छात्रों के लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूं और क्षमा प्रार्थी रहूंगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 354(2). धारा 354(2) में क्या प्रावधान है मेरे भाई? अगर स्त्री को विवस्त्र करने के लिए आप
जबरदस्ती करते हो, अगर स्त्री को विवस्त्र अर्थात बिना वस्त्र के विवस्त्र करने के लिए आप जबरदस्ती करते हो तो उसकी क्या भंग होती है? लज्जा भंग होती है मेरे भाई, यानी कि लज्जा भंग होती है। अब आप विवस्त्र करने के लिए बल का प्रयोग करोगे, बाह्य बल का प्रयोग करोगे, उसको हो सकता है किसी तरीके से आप टॉर्चर करने का प्रयास करते हो तो आपको ये धारा लगेगी। विवस्त्र के भी कुछ कारण होते हैं कि जैसे लज्जा भंग हो गई तो भाई लज्जा भंग से ही कनेक्ट है सारी धाराएं कि आपको सर किसी के पेट पे हाथ लगा दिया, क्या लज्जा भंग हो गई? नहीं। अरे वो कैसे हो भाई? आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो और बस में भीड़ है और गलती से ब्रेक लगे तो आप किसी से जाके टच हो गए तो वो लज्जा भंग में नहीं आएगा। लज्जा भंग में क्या आता है कि आप किसी को किसी मैसेज के जरिए कुछ कर रहे हो, जहां सोशल मीडिया पर एक्टिव है, 2 लोगों को पता चलता है उस चीज का, तो वो क्या है? लज्जा भंग का आरोप होता है। क्लियर भाई? नेक्स्ट बात करते हैं 354(3) के अंतर्गत क्या फैक्ट आईपीसी की धारा के तहत है? अगर आप ताक झांक कर रहे हो, अगर आप ताक झांक कर रहे हो, ठीक है, तो अभी मैंने बताया किसी को 12 सेकंड से ज्यादा अगर आपने देखा तो इंडियन पीनल कोड 354(3) के तहत क्या होगा? आपको सजा का प्रावधान है, 1 वर्ष, 5 वर्ष या 50,000 जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। 12 सेकंड से ज्यादा, जरूरी नहीं 3 दिन देखो, 1 दिन ही देख लो। ये प्रूफ क्या होता है कि किसी संस्था में 2 व्यक्ति बैठे और आपने किसी महिला की तरफ ऐसे अगर भाई नजरों से देखा, देखो नजर अलग अलग होती है, एक तो आप अलग नजर से देख रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन ताक झांक वाली नजर सोते ही पता चल जाती है, तो नहीं देखना है भाई। 12 सेकंड से ज्यादा अगर आप देखोगे किसी भी महिला को तो आपको धारा 354(3) के तहत जुर्माना चुकाना पड़ेगा, 1 वर्ष या 3 वर्ष। नेक्स्ट धारा है आईपीसी की 354(4). 354(4) के तहत क्या प्रावधान रखे गए मेरे भाई? 354(4) में पीछा करना, और पीछा करने के पीछे ऐसे नहीं है कि आप चाहे तो एफबी पर पीछा कर रहे हो, चाहे इंस्टा पर पीछा कर रहे हो, पूरी स्पेलिंग नहीं आती है ना, और चाहे आप कोई से भी ट्विटर पर पीछा कर रहे हो, कोई भी जगह आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आपने किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन आप बार बार भेज रहे हो, तो इनके पास सब रिकॉर्ड होता है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब मरवाने वाले काम है भाई, ठीक है। ये जिस दिन पकड़वाते ना, ये सबसे ज्यादा प्रूफ इसी से मिलते हैं। मेरा मानना है कि जिस दिन आप पकड़ा में आओगे ना, उस दिन तुम्हें ही नहीं पता चलेगा मैंने इस फोन में फलाने महीने की 12 तारीख को किसको मैसेज किया, किसका फोटो लाइक डिसलाइक किया, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी खुल के आ जाती है। तो अगर आप किसी भी गर्ल्स को या महिला को फेसबुक पर, इंस्टा पर या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसने आपकी रिक्वेस्ट अनफॉलो कर दी, आपने गलत कमेंट किया, तो वो साइबर क्राइम के तहत क्या है? आपको सजा का प्रावधान है, और सेम सजा है 1 साल तो होनी अगर केस दर्ज हो गया और साबित हो गया, और 5 साल ज्यादा है, ठीक है। तो देख लो, अब ये भाई आप तो चलो समझदार हो, लेकिन आप इन चीजों के लिए अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको प्रेरित करें कि कभी वो गलती ना करें। 9th-10th वाले बच्चे हैं, वो फेसबुक पर नए आते हैं, तो उनको क्या है, बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 साल के बच्चे को ही ये हो। मैंने कहा ये प्रश्न आएगा क्या, मैंने पूछा था टेस्ट में, अपराधी की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। और बाल अपराधी की 18 वर्ष से कम, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 14 वर्ष का हो। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने मेन महिला कार्यस्थल पर महिला से उत्पीड़न से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ कंप्लीट कराए, और ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक प्रश्न कंफर्म है, 2 आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है, ठीक है। तो ये
इसके बाद क्या याद रखना होता है, इसके बाद याद रखना होता है क्या भारत में ऐसे बहुत कोई प्रकरण बने हैं लज्जा भंग वाले? हाँ बने ना, बहुत सारे केस ऐसे हैं। पूछ लेता है कि बताइए प्रमोद बनाव स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर केस किससे संबंधित है? तो लज्जा भंग से संबंधित है। पहला केस बता रहा हूं, प्रेमोद वनाव ऑफ स्टेट जेके जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में क्या हुआ था मेरे भाई, एक रीता कुमारी नाम की एक लड़की थी, रीता कुमारी, और इस रीता कुमारी की उम्र थी 9 साल की, और इसने इस सामने वाले व्यक्ति पर प्रमोद पर क्या लगाया केस कि इस ने मेरा क्या किया है, शारीरिक शोषण किया है, रेप केस लगाया था। लेकिन हुआ क्या, उस रेप केस में प्रमोद दोषी साबित नहीं हुआ। अब प्रमोद दोषी साबित नहीं हुआ क्योंकि भाई सीधी बात है कि आजकल तो हर चीज का क्या है, प्रूफ होता है, ठीक है ना। अब प्रमोद दोषी साबित नहीं हुआ, लेकिन तब भी यह केस लज्जा भंग में माना गया था। प्रमोद ने कोशिश की थी, लेकिन वो और रीता कुमारी ने क्या किया, शारीरिक संबंध बनाने का केस लगा दिया, शोषण का। तो इस प्रकार क्या है, इस केस में लज्जा भंग मानी गई। और भी बहुत सारे केस के उदाहरण मैं बता देता हूं। एक पंजाब में डीएसपी आईजी वाला केस लगा था। वहां एक महिला थी, एक पार्टी में बैठे थे डीएसपी और एक महिला अधिकारी थी। पंजाब बनाम स्टेट डीएसपी नाम से यह केस था। इस केस में क्या हुआ कि वो दोनों एक सोफे पर, पार्टी में सोफे पर बात कर रहे थे, और जैसे ही वो महिला अधिकारी खड़ी हुई तो इस डीएसपी ने उस महिला अधिकारी के भाई पीछे थप्पड़ मार दिया था मजाक में। लेकिन इस महिला अधिकारी ने केस कर दिया, और वो किस में आया, लज्जा भंग करने में आया। क्लियर। दूसरा एसपी बनाम केस, एक एसपी ने क्या किया, एक महिला को पीछे से पकड़ लिया भाई। अब महिला को पीछे से पकड़ लिया तो यानी कि उसकी लज्जा भंग हो गई, लज्जा भंग हो गई। तो कुछ केसेज हैं ऐसे, उनको आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है कौन सा केस किससे संबंधित है, ठीक है ना। लज्जा भंग के बहुत सारे फैक्ट हैं। अब मैंने एक उदाहरण दे ही दिया आपको, अगर आपके गलती से हाथ टच होता है तो आप क्या है, लज्जा भंग के आरोपी नहीं है भाई। तो कुछ केसों को भी आपको याद रखना है। इस प्रकार कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण वाला पॉइंट अपना कंप्लीट है। आपके पुलिस की जो साइट है उसमें जो पीडीएफ नोट्स दिए ना, ये बस 5 लाइन का है, 5 लाइन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 25 लाइन का, लेकिन मैंने इसको आपको विस्तार से बताया। अब बात कर लेते कुछ क्वेश्चन जिस पर आपके ये प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। मैंने अभी पढ़ाया है, आराम से सोच समझ के आंसर आप दे सकते हो। ऑप्शन ए धारा 2 डा, ऑप्शन बी धारा 2 अणा, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 6। आराम से सोचना है, प्रश्न की प्रकृति तो पता चले आपको किस तरीके से आए। तो देखिए मैंने बताया कार्यस्थल की डेफिनेशन धारा 2 अणा के तहत कम से कम
10 व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्ति किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कार्यस्थल कहलाएगा। धारा 2 अणा, धारा 4 में क्या है? आंतरिक सम्मति, धारा 6 में क्या है? स्थानीय सम्मति। क्लियर? और देख लेते किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो पीड़िता अपना परिवार ऐसी भाषा आएंगी, ठीक है ना, अपना परिवार किस धारा के तहत दर्ज करवा सकती है? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 9। आराम से सोचना है। बाकी मैंने 3 लाइन ही लिखी है क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक प्रश्न लिखने में आपको मैं 5 मिनट का समय नहीं देना चाहता। बाकी 2 लाइन क्या आएंगी? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत अगर किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो पीड़िता अपना परिवार किस धारा के तहत दर्ज करवाएगी। प्रश्न ही इतना लंबा आएगा कि टेंशन हो जाएगी और आंसर छोटे छोटे। तो धारा 10 मैंने आपको बता दी, रिपोर्ट की जांच। धारा 12 देरी करोगे तो 6 में स्थानीय सम्मति, तो आंसर क्या हो जाएगा? धारा 9 के तहत वो केस परिवार या FIR दर्ज करवाएगी। क्लियर? तो ऐसे प्रश्नों का संग्रहण मैं आपको जल्दी ही लाइव क्लास में करवाऊंगा। पूरा महिला एवं बाल अपराध का एक पूरा टॉपिक होगा जो किस में करवाया जाएगा? इसी में करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है भाई महिला बाल अपराध में। एक तो पढ़ना है हमें, एक केस तो हो गया कंप्लीट, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो एक्ट 2012 को विस्तार से पढ़ना है। तो अगले नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे? घरेलू हिंसा अधिनियम या दहेज प्रथा अधिनियम। तो करते शुरुआत दहेज प्रथा में। अगला अपना सेशन है इसमें दहेज प्रथा। दहेज प्रथा मेरा भाई सबसे पहले हमें, जैसे हमने इससे पहला पॉइंट पढ़ा था कि कार्यस्थल पर महिला के साथ उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण एक्ट 2013, उसमें हमने कार्यस्थल की डेफिनेशन जानी। दहेज होता क्या है? दहेज होता है किसी भी, यानी कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के अवसर पर अनर्गल मांग करना या अनुचित मांग करना, वो क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। और दोस्तों प्राचीन काल से ही भारत में, प्राचीन काल से ही भारत में दहेज प्रथा प्रारंभ में, चाहे आप हर्ष के समय से ले लो, हर्षवर्धन के समय से 647 ईसा पूर्व हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश का क्या आता है? अधिकार आता है। और इस प्रकार एक राजस्थान के एक राजपूत राजवंश का उदय होता है और राजस्थान के इतिहास में पहले वंश का उदय था। और उससे पहले भी देख लो आप, दहेज प्रथा संचलित थी। दूसरा उदाहरण दे देता हूं मैं,
आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल के संदर्भ में बतला देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वैसे तो इससे पहले 326 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, और सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो सिकंदर ने झेलम और पौरुषी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा राजा पौरुष से, और उस युद्ध को राजा पौरुष क्या हार जाते हैं। सिकंदर के संदर्भ में बात करें, पूरा नाम सिकंदर, और सिकंदर के बाद क्या होता है, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। वैसे सेनापति अलग थे, जल सेनापति निर्याकस था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और एक और था बुकेफेलस, उसके घोड़े का नाम था सिकंदर के का। कोई दिक्कत नहीं, अपन इतिहास नहीं पढ़ रहे, महिला बाल अपराध पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम क्या इतिहास में चले जाओगे, इधर आ जाओ। सेल्यूकस निकेटर ने सोचा सिकंदर तो पागल आदमी था, मैं होता तो भारत पर जरूर आक्रमण करके और पूरा भारत जीत लेता। तो सिकंदर मर गया, सेल्यूकस ने सोचा कि अब हमारी क्या है चॉइस, इच्छा पूरी कर ले। तो सेल्यूकस निकेटर आ गया भाई कहां, भारत। गलत फहमी में रह गया सेल्यूकस। जैसे ही भारत आया तो होता क्या है कि भारत में सेल्यूकस निकेटर के आने के साथ ही सेल्यूकस निकेटर पूरी तरफ से घिर जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने घेर लिया। अब भाई करे क्या, वापस जाए तो मरे, और अब मंद मंद मुस्कुरा है कि अब कोई ऑप्शन है नहीं। तो सेल्यूकस निकेटर ने ऑफर दिया चंद्रगुप्त को संधि करने का। ठीक है, संधि करने का ऑफर दे दिया। चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है भाई संधि कर लेंगे, लेकिन 2 बातों पे करेंगे, और तुम्हें भी पता है सबसे बड़ी संधि किस पे होती है। तो इसने अपनी पुत्री हेलेना या कारुबाकी, दूसरा नाम था कारुबाकी, अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में कारुबाकी मिलता है। हेलेना तो अपन जब नाटक देखते हैं ना अशोक सम्राट, उसमें हेलेना नाम मिलता है ना। बढ़िया गोरी थी भाई, क्योंकि अंग्रेजी थे। ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त की शादी हो गई। चंद्रगुप्त ने बदले में इनको 500 हाथी दिए थे। बौद्ध इतिहासकार प्लिनी के अनुसार 500 हाथी, यानी कि दहेज चालू हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से ही हुआ है। ठीक है, और देख लो हर्षवर्धन के समय गुप्त काल में। तो अब हम बात कर लेते हैं दहेज प्रथा में महिला का शोषण किस प्रकार होता है। दहेज की डेफिनेशन मैंने बता दी। दहेज क्या है? शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से मांग करना ही दहेज है। क्लियर? दहेज प्रथा के 2 कारण होते हैं। एक तो भाई गरीबी, कि भाई किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन उसको दहेज देना ही है अपनी पुत्री के लिए। तो हम दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा अधिनियम को नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ना जरूरी है।